आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सबकी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्वाध्याय चल रहा था योर सोल्स गिफ्ट। उसका आखिरी चैप्टर है चैप्टर 7 सेक्सुअलिटी पे, जो शिल्पा प्रधान मैम लेने वाली है। शिल्पा प्रधान मैम पीएससी पीएमसी से जुड़ी हुई हैं और ध्यान सागर की एक एक्टिव मेंबर हैं। हम वेलकम करते हैं शिल्पा प्रधान मैम को। मैम वेलकम, और सत्र को शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी मास्टर्स का जो इस दिवाली के समय भी समय निकालकर इस 9 बजे के सत्र में जुड़े हुए हैं। हमारा ये जो स्वाध्याय चल रहा है योर सोल्स गिफ्ट, काफी सारी चीजें जो हमारे मन में प्रश्न के रूप में आती थी, उसके जवाब हमें इस पर्टिकुलर बुक से मिल रहे हैं। तो स्वाध्याय की तरफ मुड़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ध्यान करेंगे। तो चलिए ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। हमें पता ही है, हमें 3 लॉक्स लगाने हैं। आंखों का लॉक, हाथों का लॉक और पैरों का लॉक। तो तीनों लॉक्स लगाकर हम अपना पूरा ध्यान अपने ही सांसों पर ले जाएंगे। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। अगर चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल दीजिए और अपने ही सांसों के साथ जुड़ जाइए। अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। शांत होते जाइए। और ध्यान सिर्फ अपने ही प्राकृतिक श्वासों पर। जैसे जैसे अपने ही सांसों के साथ हम जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने ही विचारों से दूर होते जाएंगे। एकदम शांत। ध्यान से अनुभव करते जाइए। ये रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे सिर से लेकर पैरों के तलवे तक हमारे एक एक कोशिका में प्रवेश करती जा रही है। और हमारी एक एक कोशिका एकदम शांत हो रही है।
अपने आप को जानने के लिए हमें अपने आप के अंदर उतरना होगा। इसीलिए एक डीप ब्रीथ लीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ते जाइए। अब जब हम लंबा श्वास लेंगे तेरे तब फील करना है कि यह एनर्जी हमारे रूट चक्र तक पहुंच रही है और वहां से सब नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लेके जा रही है। एक लंबा श्वास लीजिए श्वास आपके रूट चक्र तक पहुंचा है तो रोकिए श्वास को और धीरे धीरे उसे छोड़ते जाइए। दोबारा एक बार एक लंबा सांस हमारे रूट चक्र तक पहुंच रहा है और सांस को रोक दीजिए। फील कीजिए ये ऊर्जा हमारे हरेक चक्र के आसपास गोल गोल घूम रही है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाइए। उस बाहर जाते सांस के साथ हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। ध्यान से अपने आप को देखिए। हमारा शरीर एकदम लाइट वेट हो चुका है। पूरी तरह से शांत हो चुका है शरीर। अब झांकिए अपने आप में। अपने आप से पूछिए
मैं कौन हूं? मैं क्या सीखने आया हूं? अपने आप के अंदर डीप और डीप उतरते जाइए। और रिलैक्स होते जाइए। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए अपने ही इस कोमल सांसों पर। स्वीकार भाव रखिए। खुद की सहमति दीजिए। इस धरती रूपी स्कूल में हम सब कुछ न कुछ सीखने आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम अपना लक्ष्य तक भूल गए हैं। जिस स्वर्ग में हम रह रहे हैं, उसे समझे बगैर हम दूसरी जगह स्वर्ग ढूंढने का प्रयास कर रहे। लेकिन दोस्तों, ये धरती ही स्वर्ग है। यहाँ पे हमें सब फ्रीडम है। जो चाहे वो करने का।
और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तब हम अनुभव नहीं कर सकते, वो आनंद नहीं ले सकते। और तब यातनाएं होती हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। शरीर, जीव एक दैवी तत्व है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। और इसीलिए एक सामान्य जीव बन के रह गए हैं। अपने इसी दैवी तत्व को जागृत करने के लिए अपने आप को पहचानने के लिए खुद के स्व के साथ जुड़ने के लिए ओपननेस के साथ अपने आप को टटोलना है।
जब हम पूरी इमोशंस के साथ अपने आप के सामने यह प्रश्न करेंगे, मैं कौन हूं? मुझे उसका जवाब नजर आने लगेगा। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अपने आप को जानते जाओगे। समर्पित कर दीजिए अपने आप को। पूरी तरह से जुड़े रहिए अपने ही सांसों के साथ। लास्ट 5 मिनट्स दोस्तों। हमारे अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करते जाइए।
अपने अंदर बैठे हुए उस स्व को पहचानिए, उस दिव्य चेतना को पहचानिए। अपने आप को पहचानिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूक होते जाइए। पैरों की या हाथों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, जिनके कारण हम सब एक साथ मिलकर ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे सभी दिव्य आत्माओं को, सभी देवी शक्तियों को, इस जूम सेशन को, इस समय को, हम जहां ध्यान में बैठे हैं उस स्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने इस शरीर को, अपने सांस गुरु को। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने आंखों पर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बड़े प्यार से एक स्मित चेहरे पर लाकर धीरे से दोनों आंखों को हथेलियों में ही खोल दीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। तो अब दोस्तों, हमने ध्यान की ऊर्जा ले ली है, यानी अभी हम उस स्थिति में आ चुके हैं जिसके कारण जो हम सुनने वाले हैं उसे हम समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हम सुनने का काम करने वाले हैं वो भी एक ऊर्जा है। उस पर्टिकुलर स्थिति में जाना पड़ता है हमें, नहीं तो हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। और इसीलिए ही ये ध्यान बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं ध्यान में नहीं थी
तब मैंने माइंड टू मैटर बुक हाथ में लिया था पढ़ने के लिए, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। वो क्या बताना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा वो साइंटिफिक बुक है। लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने देखा कि वो साइंटिफिक बुक होते हुए भी मुझे वो हर एक चीज समझ में आ रही थी, जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी। इसीलिए ध्यान से हम हमारी फ्रीक्वेंसी उस बुक के ऑथर के साथ, उस पुस्तक के साथ अपनी इक्वालिटी में लेके जाते हैं, और ऐसे समय ही हम उसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा स्वाध्याय जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, योर सोल्स गिफ्ट, जिसमें हल अलग अलग प्रश्न जो अब तक हमारे दिमाग में आते रहते थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। जैसे क्यों किसी के घर अपंग बच्चे पैदा होते, क्यों किसी के साथ कुछ बुराई हो जाती है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते थे। आज इस पुस्तक द्वारा हमारे ऑथर जो है, उन्होंने हमें इसी के बारे में बहुत ही गहन नॉलेज देने का काम किया है, और इसी के कारण हम वो सब चीजें जो हमारे दिमाग में प्रश्नार्थ की तरह चुभ रहे थे हमें, वो हमें एक एक चीज समझ में आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम मुड़ते हैं हमारे इस स्वाध्याय की तरफ, योर सोल्स गिफ्ट। अब तक जो हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के जन्म हम लेते आए हैं, तो हर एक जन्म लेने के पीछे भी कोई ना कोई कारण था। आज के आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअलिटी, यानी हमने कौन से जेंडर में जन्म लिया है। नॉर्मली जो हमें जेंडर्स पता है वो है स्त्री और पुरुष। ये एक्सेप्टेबल जेंडर्स है हमारे इस सोसाइटी में। उसकी तरफ कोई भी अ, अलग अचंभे से देखने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जो इससे अलग है, जैसे स्त्री में बैठा हुआ भी एक पुरुष और पुरुष में बैठा हुआ एक स्त्री, उनके अंदर की क्वालिटीज, उनके अंदर जो शारीरिक चेंजेस होते हैं वो भी उस हिसाब के होते हैं। उनको हम एक अलग नजर से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इस तरह से इस एनर्जीज में क्यों आई है, उसके पीछे हमने आज तक कभी भी सोचने का काम नहीं किया है। तो आज हम टिपिकली यही सोचने का ट्राई करने वाले हैं कि ऐसे तरह के लोग भी क्यों जन्म लेते हैं, जो ना पुरुष है ना स्त्री है। हम जैसे देखते हैं कि काफी बार जैसे हमारे इंडिया में ये सब प्रचलित नहीं है, लेकिन फॉरेन में हम सुनते हैं कि समलैंगिक लोग साथ रह सकते हैं, साथ शादी करके जीवन बिता सकते हैं। उनकी कम्युनिटी पूरी अलग होती है, लेकिन अपने जैसा नॉर्मल व्यवहार करते हुए भी वो जीवन जी सकते हैं। बाहर उसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि उनको भी जीने का हक है। जैसे हम जी रहे वैसे ही वो लोग भी जी सकते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं है, जैसे हमारे भारत में ही देखिए, तो उस प्रकार के लोग यहाँ पे भी है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तब क्या हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे को बचपन से ही उसके घर वाले
खुद से दूर कर देते हैं, उस कम्युनिटी में दे देते हैं, जैसे वो अछूत हो गया हो। लेकिन उसका इस तरह से जीवन लेने के पीछे भी कुछ कारण है। ये उसका जो प्लान है, उसका सोल प्लान, उसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं है। और हमारी सोसाइटी भी ये नहीं सोचती है, क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे यही समझाने के लिए हमारे ऑथर ने ये चैप्टर लिया है। एक चीज जो कभी भी हमने सोची भी नहीं है उसके बारे में, जैसे हम स्त्री और पुरुष ऐसे दो व्यक्ति देख रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन अंदर से क्या वो स्त्री और पुरुष ही है? हम अंदर कौन है? ये शरीर तो एक यंत्र है, एक व्हीकल, गाड़ी कह सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी को कौन चला रहा है? एक आत्मा। तो क्या एक आत्मा स्त्री या पुरुष होती है? नहीं, आत्मा सिर्फ आत्मा है, उसका इस तरह से विभाजन नहीं होता है। लेकिन हमने जो शरीर उसने पाया, उस आत्मा ने, उस हिसाब से हमने उस आत्मा को विभाजित करने का काम किया है। तो अभी जब हम इस चैप्टर को समझने का काम करेंगे, तब हम ना ये सोचेंगे कि ये स्त्री का है या इस पुरुष का के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हमें एक आत्मा बनकर आत्मा के लेवल से इसे समझने की जरूरत है। तभी वो चीजें हमें समझ में आएगी, जो ऐसे देखने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। जो समलैंगिकता है, उसमें स्त्री स्त्री के साथ कनेक्ट होते जाती है, उनको एक दूसरे के लिए आकर्षण होता है। पुरुष पुरुष के साथ आकर्षित होता है, और नॉर्मल टेंडेंसी में जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, उसमें स्त्री और पुरुष वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये जो है, इस इसे हम नॉर्मल कहते हैं कि एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ आए, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन स्त्री स्त्री के साथ होना या पुरुष पुरुष के साथ होना, इसे हम एबनॉर्मल के हैसियत से देखने का काम करते हैं। लेकिन यही नजरिया हमें बदलना है, और ये समझाने के लिए हमारे सामने जिम, एक जो व्यक्ति है, उसके बारे में हमें एक एग्जाम्पल की तरह हमारे ऑथर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं जिन्हें सामान्य सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इस हद तक जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चैलेंजेस होती है उनके जीवन में, हमारे जीवन से भी ज्यादा। और यहाँ तक होते हैं कि काफी बार वो लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड तो बहुत बार सुनाई देता है ऐसे लोगों में, लेकिन हम तक ये चीजें पहुंच नहीं रही है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक बार चांस मिला था, जहाँ पे एक पुरुष जिसने खुद को ऑपरेशन करके स्त्री में बदल लिया था, वो बाकी लोगों की तरह रहने के बजाय हमारी तरह नॉर्मल रह रही है, जी रही है, और फिल्म में भी काम कर रही है, जिसका नाम लक्ष्मी है। तो जब उसने उनके लोगों की जो दर्दनाक कहानियां बताई, तब सही में आंखों में पानी आ गया था कि हम लोग कितना कितना गलत सोचते हैं उनके बारे में।
और यही समझाने के लिए हमारे सामने जिम की स्टोरी रखी गई है। जिम कहता है, बचपन में मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं। जस्ट मेरे शादी के 1 साल बाद मुझ में ये जागरूकता आने लगी कि मैं पुरुषों से ज्यादा जुड़ रहा हूं, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं उनसे। पुरुष मुझे आकर्षित करते हैं। जिम का जन्म 1946 में हुआ था, पेंसिल्वानिया, इस जगह पे, जहाँ पे उनका जो टाउन था, छोटा सा टाउन, जहाँ पे लगभग 1700 लोग रहते थे। उसके जो फादर थे, उनके पापा, वो एक किचन कॉन्ट्रैक्टर थे। और वो कहते, अ, एक दिन जब वो टीनेज में थे, लगभग 14-15 साल के होंगे, ऐसे वक्त उन्होंने उनके पापा के एक खाने में, एक जगह उन्होंने वह जहाँ पे उनकी खुद की सब चीजें रखते होंगे कबोर्ड में, वहां पे उन्हें एक बुक दिखी थी, रेसी गे नॉवेल्स, जो उनके पापा ने छुपा के रखी थी। ये देख के उन्हें बहुत शौक लगा था। उन्हें लगा कि अरे मेरे पापा इस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जिम जिम के बारे में बताए तो जिम ने बहुत ही सोच समझकर अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था। अब तक हमें पता है कि हम अपने पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा कौन होंगे, उसका सिलेक्शन हम खुद करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने मम्मी पापा को सिलेक्ट किया था। उनके पापा के बारे में वो कहते कि पता नहीं मेरे पापा को भी इस तरह का आकर्षण हुआ है किसी पुरुष के लिए या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उन्हें उनकी जो दादी माँ थी, दादी माँ उनके साथ जो बिहेवियर करती थी, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव करती थी, वो उन्हें बहुत जो खटकता था, उन्हें पसंद नहीं था कि उन्हें इस तरह से पुकारा जाए। वो याद करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल में जाते थे, तो इरिश कैथोलिक कल्चर, क्योंकि वो कैथोलिक है, तो वहां पे अ, उन्हें समझाया जाता था, क्योंकि चर्च है, तो चर्च में कुछ अच्छी बातें ही बताई जाएगी जो जीवन के लिए सही है। तो वहां पे उन्हें यही बताया जाता था कि कभी भी अपने जैसे व्यक्ति के साथ आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है, और ऐसा करने से तुम नर्क में पहुंच जाते हो। तो उनके अंदर वो डर था। जब भी वो आकर्षित होते किसी के लिए, वो अपने आप को दबाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये सब मेरे अंदर ये क्या हो रहा है। ये उनका प्री सेक्सुअल एट्रैक्शन था, जो लड़कों के लिए स्पेसिफिकली होता था। और उन्हें सपने भी उस प्रकार के आते थे जहां पे वो किसी लड़के के साथ बैठे हैं, लड़के के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। और बचपन की बात जो वो कहते हैं कि उनकी दादी माँ जब भी उनके शरीर को देखती, जैसे वो नहा के आ रहे या नहाने के लिए जा रहे, छोटे थे तब, तब वो हमेशा कहती है कितना गंदा शरीर है तुम्हारा। लेकिन उनके पापा, वो बहुत ही प्यार करने वाले पापा थे, एग्जैक्टली ऑपोजिट उनके दादी माँ से। वो हमेशा अपने बेटे की साइड लेते थे और उसे बताते थे कि बेटा, तुम्हारा ये शरीर जो है ना, वो भगवान की देन है, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तुम्हारा शरीर बहुत ही सुंदर है, उसे हमेशा प्यार देते रहो। और
इसी तरह से उनका बचपन जा रहा था। उन्हें याद है, जिम को, कि एक दिन जब वो अपने पापा के साथ बगीचे में काम कर रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक लड़के को जाते हुए देखा। तो अचानक उनके मुंह से कुछ गलत शब्द उस लड़के के लिए निकले, जो ये बता रहे थे कि ये लड़का गे है। तब तुरंत उनके पापा ने उन्हें डांट दिया था और बताया था कि इस तरह से उन्हें कभी भी किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। और फिर जैसे जैसे जिम बढ़ते गए, उसके बाद उन्हें ये याद है कि उनकी फ्रेंडशिप दो लोगों के साथ हुई। एक थी सू, जो एक लड़की है, और एक एक है माइक, जो एक लड़का है। तीनों साथ साथ बढ़ते गए जा रहे थे, पढ़ाई करते जा रहे थे। लेकिन उनका अट्रैक्शन माइक के लिए एक अलग ही प्रकार का था। लेकिन सू, जो लड़की है, वो उन्हें समझती थी। इसीलिए वो दोनों भी बहुत एक दूसरे को प्यार करने लगे, और अंत में उन दोनों ने शादी भी कर ली, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे। और उनका प्यार जैसे जैसे बढ़ता गया, आगे जाके उन्होंने शादी की। शादी से पहले ही उन्हें ये पता था कि सू कभी भी मां नहीं बन सकती, यानी उन्हें कभी भी बच्चे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो सू को बहुत ही प्यार करते थे, और उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहते थे। बहुत एक दूसरे के साथ वो लोग कनेक्टेड थे। तब हमारे ऑथर जिम को पूछते हैं, क्या उस समय तुम्हारे मन में कभी भी किसी पुरुष के बारे में कोई सोच नहीं आई? तो कहते, ऊपरी स्तर पर ना, कभी भी मैंने पुरुष के बारे में नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अंदर से मेरे अंदर वो आकर्षण सदैव रहा है किसी पुरुष के लिए। अर्ली मैरिज में ही जैसे उनकी शादी हो गई, धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि सू के साथ मैं कनेक्टेड हूं, लेकिन फिर भी मैं पुरुषों से कनेक्ट हो रहा हूं, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं। और वो कहते, लगभग वो साल 1967 का था, जब गे लिबरेशन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि उनके ऐसे टाइप के, जो उनका शरीर है, उसको एक स्वीकृति सोसाइटी दे, उसके लिए अ, सब एकजुट होके काम कर रहे थे। तब वो कहते हैं कि मुझे भी जैसे धीरे धीरे पता चलते जा रहा था कि मैं भी एक गे हूं। तब उन्हें पूछा जाता है कि शादी के कौन से मोमेंट में तुम्हें पता चला कि आप गे हो? क्योंकि पहले तो वो नहीं उन्हें सिर्फ आकर्षण हो रहा था, लेकिन वो गे है इस तरह से उन्हें पता नहीं था। तब वो कहते, मुझे शर्म आती है ये बात की, क्योंकि लगभग एक साल हो चुका था सू के साथ शादी करके हुए। और फिर एक व्यक्ति था, उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, कहते वो और वे खुद दोनों साथ पॉर्न फिल्म्स देखने जाते थे। और तब उन्होंने देखा कि उसमें देखते वक्त उन्हें कभी भी वो स्त्री के तरफ, जो भी लेडीज होगी उसमें, उसके लिए कुछ भी फीलिंग नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जो पुरुष होता था, उसके लिए उन्हें एक अलग आकर्षण लगता था। ये बहुत उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बताना चाह रहे हैं हम सबको। और फिर उस दिन उनके एकदम दिमाग में आया, अरे बाप रे, मैं तो खुद एक गे हूं। जैसे
उन्हें पता चला, वैसे वो अपने आप को पकड़ के रखना चाहते थे, उससे उन्हें इस तरह से इस रास्ते पे नहीं जाना था। लेकिन फिर भी वो उनका जो दोस्त था माइक, उससे आकर्षित हो रहे थे। और कभी कभी वो दोनों साथ समय भी बिताते थे। उन्हें उतना ही प्यार सू के लिए भी था, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको बताया नहीं था कि वो गे है। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो जो है वो सू को बताए। और वो कहते हैं, जब मैंने बताया तब सू एकदम टूट सी गई। वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर होने लगा कि एक दिन जिम मुझे छोड़ के चला जाएगा। अब हमारी शादी हम सुखी जीवन हम नहीं बिता पाएंगे हमारे इस शादी के साथ। वो डर, वो दुख, वो इनसिक्योरिटी उसे फील करने लगा उसके अंदर। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं सू के साथ हमेशा खुश रहता हूं, मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने जो जहां पे वो रहते थे वो जगह छोड़कर वो लोग दूसरी जगह गए रहने के लिए। लेकिन जैसे वहां पे वो पहुंचे, वहां पे पहुंचते ही, गाड़ी में से निकलते ही सू एकदम रोने लगी। उसने कहा, अब तक तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब हम अलग जगह आ गए हैं, तो इस कैलिफोर्निया में तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाओगे और तुम मुझे छोड़ दोगे। और जिम उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं पुरुषों से दूर रहूंगा। ये सब करते वक्त वो कहते उन्हें बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी सू के प्रेम के कारण उन्होंने जैसे तैसे 2 साल और लगा दिए। लेकिन अल्टीमेटली वो एक गे व्यक्ति के साथ जुड़ ही गए। और उसके बाद उनके पत्नी को भी लगा, सू को भी लगा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, ये ही इस तरह से नहीं रह पाएंगे। और वो ये सब एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं थी सू। और इसीलिए उसने तय किया कि अब वो जिम से अलग हो जाएंगी। लेकिन अलग होने के बावजूद उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ दोस्त की हैसियत से रहेंगे। हाँ, एक चीज जो उन्हें समझ में कभी नहीं आई जिम को, वो ये थी कि जब वो एक व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ गए, जैसे इस व्यक्ति के साथ बहुत ही आकर्षित हो गए और वो उस व्यक्ति को बहुत ही प्यार करने लगे, तब जैसे वो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आए, तब अननोइंगली सब शेयरिंग के साथ साथ एचआईवी भी उनके पास आ गया। यानी वो एचआईवी एडिक्टेड हो गए। और वो कहते हैं कि ये जब हुआ उसके बाद ये सब भी होता है, उनका उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन अभी उन्हें ये समझ में आ गया था, तब उन्हें अंदर से एक गिल्ट की भावना उत्पन्न हो गई। और इसीलिए वो उसके बाद एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए जहां पे वो इस तरह के जो गेस थे उनके लिए काम कर रहे थे, उनके तकलीफों को समझकर उन्हें मदद करने का प्रयास कर रहे थे। ये है जिम की स्टोरी। अब समझते हैं कि जिम का जब सेशन किया गया कि उन्होंने इस प्रकार का जीवन क्यों स्वीकारा था, क्या कारण है
जिसके कारण उन्होंने गे बनना पसंद किया था, वो अब हम एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, अभी हमें ये तो पता चल गया है कि जिम एक गे थे। अब जब उनका सेशन लिया गया, तब उन्हें बताया गया कि हम सबसे पहले आपके कर्मों को देखेंगे, हमारा आपके कर्मा क्या है और क्यों ये चैलेंजेस आपके अंदर आई है, क्यों आप एक गे बने हैं, क्यों आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाए हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। जब चैनलिंग किया गया, स्टेसी है जो उनका चैनलिंग कर रही है, तब उन्होंने देखा कि सू और माइक, ये दोनों उनके पहले के जन्मों में भी उनके साथ ही थे, और बार बार उन्हें एक ग्लिम्सिस, एक झलक दिख रही थी माइक की, जो बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे। एक्चुअली वो अनकंडीशनल प्यार देने वाले इंसान थे, और वो ये तीनों में से, माइक, जिम और सू, ये तीनों में से सबसे इवॉल्व सोल ये माइक थे। उन्होंने जो जन्म लिया था, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग की तरह जन्म लिया था, ताकि वो जिम को आगे बढ़ा सके। उन्होंने जो चैलेंजेस ली थी, उनमें उन्हें मदद कर सके। जब उन्होंने माइक के बारे में बताना स्टार्ट किया, वो कहते कि माइक पहले कभी प्रीस्ट बन चुके हैं, कभी मॉन्क बन चुके हैं, और काफी समय तक कंप्लीटली एलोननेस में, यानी एकांत में रह चुके हैं। वो सिर्फ खुद के सांसों के साथ जुड़े रहते थे, और अपने ही यात्रा में अपने आप को ही आगे बढ़ाने के काम में जुटे हुए थे, और साथ साथ वो लोगों की सेवा भी कर रहे थे। एक अलग ही प्रकार का रिलेशनशिप था उनका बाकी लोगों के साथ। वो कहते हैं कि माइक एक प्रीस्ट थे रोम और वेटिकन में, तब वो काफी यंग थे, लेकिन उस पर्टिकुलर समय में भी वो जिम के साथ थे। वो उनके स्पिरिट गाइड बने हुए थे, और उस फैमिली में जिम ने भी जन्म लिया था। वो एक्चुअली जो हमारे माइक है, उनके कजिन ब्रदर थे, और वो बहुत बहुत प्यार करते थे जिम को। जब वो प्रीस्ट थे, तब भी वो जिम के काउंसलर और मेंटर बने थे, और उनको सिखाते भी जा रहे थे, और बहुत ढेर सारा प्यार भी दे रहे थे। दो जन्म उन्होंने देखे जहां पे माइक उनके पापा थे, और वो कहते हैं कि बहुत ही नजदीक से इन दो आत्माओं ने अपने आप के साथ काम किया है। जैसे एक में उन्हें झलक दिखी कि माइक पापा बने हुए हैं, और जिम वहां पे थे, वो लोग फार्म में काम कर रहे हैं, और फिर वो काम करके वो बोलते हैं, हाश हमने ये सब कर लिया, इसीलिए तो हम दोनों मिलके यहाँ पे काम कर रहे थे। और उनके हाथ में एक पत्थर दिखा, डार्क ब्लैक कलर का, वो कुछ कोई जेम्स हो ऐसा लग रहा था, और वो बहुत सारे प्यार से उसे, उसके बारे में अपने बेटे को यानी जिम को समझा रहे थे। अब सेसी जो चैनल हो गई है किसी स्पिरिट गाइड के साथ, वो बोलने लगती है कि चलो अब हम देखते हैं कि
तुम्हारे कर्मा के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्यों तुमने ये चैलेंजेस, इस प्रकार की इमोशनल फैमिली को सिलेक्ट किया है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट जीवन में ये दिख रहा है कि तुमने डाइवोर्स भी लिया है, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तुम मर रहे हो, बहुत ही खराब पद्धति से आपकी मौत हो रही है। और इसीलिए जिम ने तय किया था कि अब मुझे अलग प्रकार की फैमिली चाहिए, मुझे इस तरह के ट्रॉमा वाली फैमिली नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने प्यार करने वाले पापा को सिलेक्ट किया था। माँ तो नहीं थी, माँ उनके जन्म के साथ ही इहलोक में चली गई थी। इसलिए वो कहती है कि उन्हें ये जो सिलेक्शन था कि ये ऐसे प्यार भरे, प्यार करने वाले पापा उनके साथ रहेंगे, यानी माइक तो एक उनका सपोर्टिंग गाइड रहेगा ही, सु उनकी एक सपोर्टिंग गाइड रहेगी ही, लेकिन उनके साथ साथ बचपन से लेके उस एज तक पहुंचने तक उन्हें एक स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत थी जो फिजिकली उनके साथ है। और इसीलिए उन्होंने इतना प्यार करने वाले पापा को सिलेक्ट किया था। फिर वो कहते हैं दूसरा है, मुझे लेडीज के साथ उतना कनेक्शन अच्छा नहीं था, क्योंकि बचपन में उनकी जो यादें हैं उनके दादी माँ की तरफ से, वो कैसी थी, हेट्रेड की थी। उन्हें लज्जा होती थी उनकी शरीर को देखकर कि तुम्हारा बहुत गंदा शरीर है, बहुत खराब है, इस तरह से वो हेट करती थी उन्हें। इसलिए वो हमेशा बोलती थी तुम गंदे हो, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। अभी ये कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट मैसेज उनके पास जा रहा है। दादी इस तरह से बोल रही है, लेकिन पापा उन्हें प्यार दे रहे। मीन्स ये जो नकारात्मकता उनके पास आ रही है, उसे ढाल की तरह उनके पापा उन्हें प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे। ये इसीलिए कर रहे थे ताकि जिम अपने आप को संभाल कर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। आगे ये भी देखते हैं कि सू का उनके जीवन में आना। तो सू की जो उसकी जो पर्सनल जो चैलेंजेस है उन्हें छोड़कर अगर हम सिर्फ सू और जिम के बारे में अगर देखते हैं, तब ये देखेगा कि वो पहले अनजाने में जिम को स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जिम एक गे है। लेकिन वो खुद का एक चैलेंज लेके जिम के जीवन में आती है, और वो क्या है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। लेकिन ये अनजाने में जिम के लिए एक वरदान हो गया है। और वो कार्मिक चैलेंजेस को करते करते वो जब उसे पता चलता है कि जिम एक गे है, तब जो सिचुएशन में से जिम गुजरता है उसे उस समय एक व्यक्ति ऐसी चाहिए जो बहुत नजदीक से उसे संभाल सके। और सु उनके जीवन में उन्हें संभालने के लिए आई थी, क्योंकि सु की खुद की चैलेंजेस अलग थी। लेकिन जब तक जिम को उनकी जरूरत थी, वो जिम के साथ रही। और बाद में वो दोनों अलग हो गए एक दोस्त बनकर, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे उन्होंने देखा कि अभी जिम तैयार है आगे के जीवन को का चैलेंज लेने के लिए। और ऐसे समय उनके जीवन में था माइक, जो एक इवॉल्व सोल था।
कैसे कैसे हो रहा है, कैसे किस तरह से प्लानिंग हम करते हैं, ये समझना बहुत 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 डिफिकल्ट है। हमारी खुद के भी जीवन के बारे में अगर हमें जानना है, तो जब हम अपने ही जीवन में झांकेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्यों हम एक पर्टिकुलर टाइप का जीवन सिलेक्ट करते हैं। और एक मेन चीज जो हमें समझनी है, जो इसके अंदर भी हमें समझ में आ रही है, वो यही है कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा चैलेंजेस अपने जीवन में लेके जन्म लेता है, उसका मतलब ये है कि वो उस चैलेंजेस को पार करके अपना खुद का अपलिफ्टमेंट बहुत स्पीडीली करना चाहता है। इसलिए वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्स होते हैं। ऐसे समय उन्हें एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है कि वो लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमसे आगे ये स्पिरिचुअलिटी में चले जाने वाले हैं, अगर वो उस चैलेंज को पार करके उनका जीवन एक सुखी जीवन बना देते हैं। लेकिन देखिए ना, हमारी ही मेंटालिटी कैसी है कि हमने कभी उनको सामान्य व्यक्ति की हैसियत से देखा ही नहीं, उन्हें कंप्लीटली अलग नजरिए से देखने का काम किया है। तो यहाँ पे जब हम जिम की जीवन देख रहे, जिम का जो चैनलिंग देख रहे, उसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि फिजिकल फॉर्म में जब वो उन्होंने जन्म लिया, उनका जो बचपन है, उसमें उनके जो एक्सपीरियंसेस है, वो बहुत सारे प्यार के और डर के दोनों ही है। इसका कारण क्यों है? ये कारण क्यों है? कारण सिर्फ इसीलिए है कि लोगों को ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई गे हो सकता है। हमने हमेशा पॉइंट आउट करने का काम किया है कि उनके खराब कर्मों के कारण वो गे बने हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में उन्होंने जो उनके लेसन्स उन्हें सीखने हैं, जो पाठ उन्हें सीखने हैं, उसके हिसाब से उन्होंने गे बनना स्वीकार किया था। और ये चीज हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की बिलीफ सिस्टम है, और यहाँ पे उन्हें इसी बिलीफ सिस्टम का सामना करना पड़ा है। लेकिन साथ में इसी का सामना करने के लिए उन्होंने हमेशा कोई एक सोल को अपने पास रखा है, जो उन्हें उन्हें ऐसे सिचुएशन में संभाल सके। जैसे बचपन में उनके पापा, शादी के बाद, या फिर उनके टीनेज से जो जैसे वो बढ़ते गए, तब उनके वो दो दोस्त सू और माइक, जब तक सू उनके साथ थी, एक अलग रिलेशन के साथ वो बहुत कंप्लीटली फ्री फील करते थे। लेकिन वो तब गई जब माइक उनसे और भी ज्यादा क्लोज हो गए। यानी कंटिन्यूअस कोई एक सोल उनके साथ रहता है, जब तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गे को हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते नहीं है, तब तक। और फिर वहां पे दोबारा एक उनके जीवन में एक व्यक्ति आता है जो उन्हें उस तरह का प्यार देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपके जो लास्ट कार्मिक लेसन्स थे, उन्हें बैलेंस करने के लिए आप इस जन्म में सू के साथ थे, और आपने इस तरह का जीवन स्वीकार किया था। वो कहते हैं कि सू अगर तुम्हारे साथ रुकी रहती, तो शायद जो चेंजेस तुम अपने आप में ला सकते थे, वो ला नहीं पाती, क्योंकि फिर वो सिर्फ
जो शादी को ड्रैग करने का काम करते हैं ना, कि हाँ भाई शादी हुई है तो अभी अंत तक निभानी पड़ेगी, इस तरह के से खींचती रहती, लेकिन वो खुद के जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाती और जिम भी आगे नहीं बढ़ पाता। जब दोनों अलग हो गए, तब सून ने दोबारा शादी कर ली। और जैसे मैंने कहा, जिम ने अपने आप के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होकर किसी एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट करने का काम किया, और वो भी उनका खुद का जीवन जीने लगे। फिर स्टेसी कहती है कि अब मुझे सू का प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में दिखाई दे रहा है। थोड़े से उसके ग्लिम्सिस कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफी सारी रूम्स है। जो फ्लोर है वो वुडन फ्लोर है, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी की फर्नीचर है। और वो नीचे बैठी हुई है और एक पूरा सोल का ग्रुप उसके साथ बैठा हुआ है। एक खिड़की है, वहां पे सू वॉल को टिक कर बैठी हुई है और तय कर रही है कि मुझे किस तरह से मेरा जीवन सेट करना है, मुझे मेरा प्लानिंग कैसे करना है। उस जो खिड़की जो खुली हुई है, उसमें से लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्पिरिट है, जो हमारे स्टेसी के थ्रू हमें बता रही है, वो कह रही है कि वहां से कुछ उजाला नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सू की तरफ है। क्योंकि सू का जो खुद का जो लाइफ प्लान है, उसको समझने के बाद जिम को और भी आसानी होगी उसके जीवन के बारे में जानने के लिए। और फिर वो देखती है कि एक लाइट बॉडी है, वो एक बड़ा सा बॉल की तरह वहां पे खड़ा हुआ है। वो है सू के पापा, जो ये सेशन को देख रहे हैं। जिम वहां पे है क्योंकि वो सू और उनके पापा के बीच में जो स्पेशल रिलेशन है, उस वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिम कहते हैं कि सू के पापा एक बंकर थे, लेकिन वो इतने ओपन नहीं थे। बहुत ही सिंपल आदमी था वो। और हम लोग हमेशा हंसते रहते थे जब भी उन्हें मिलते तब। लेकिन जो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो उनको लगता है, उस हिसाब से सू ने उनके पापा के साथ बहुत ही अच्छा लाइफ एंजॉय किया है। वो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे। और वो खुद के बारे में भी कहते कि मैं और सू भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर स्टेसी कहती है कि मुझे दिख रहा है कि जिम सू के सामने बैठा हुआ है। उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी दिख रही है। और सू भी लाइट बॉडी में है, जिम भी लाइट बॉडी में है। सू कहती है, मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट होंगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी एक जीवन संगिनी बन के आऊंगी। ऐसे में कुछ और मेमोरीज उन्हें दिखाई देने लगती है, जहां पे कभी सू जिम की माँ भी रह चुकी है। यानी देखिए, अगर हम इसके बारे में बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि एक जीव आज किसी को अपना हस्बैंड मानता है, किसी जन्म में यही रिलेशन कुछ अलग ही है। पापा और बेटी, पापा और बेटा, दो भाई, दो बहनें, कुछ अलग ही प्रकार का है। वो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर जो लाइफ उन्होंने पहले वाला जो देखा, उसमें उन्होंने देखा है कि सू ने बहुत बहुत प्यार दिया था जिम को।
इसीलिए जब ये प्लानिंग करने के लिए बैठे, तब जिम उन्हें बताता है कि मैं इस प्यार का रीपेमेंट करूंगा, मैं तुम्हें ये प्यार लौटाऊंगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें पकड़ के रखूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब उन्होंने अलग रहने का तय किया, उन्होंने तय किया था कि वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन के रहेंगे। लेकिन शादी के बाद सू के हस्बैंड को ये पसंद नहीं था, और इसीलिए जो क्लोजनेस थी उनके फ्रेंडशिप में, वो फ्रेंडशिप वो लोग नहीं पार रख सके। और यहाँ पे जब वो प्लानिंग कर रहे हैं, तब उन्हें दिखता है कि जिम अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और सू बहुत ही खुशी के मारे जिम का हाथ पकड़ लेती है। और जिम कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ये, और मैं कभी भी तुम्हें बिट्रे नहीं करूंगा, कभी कभी तुम्हें मैं अंधेरे में नहीं छोड़ दूंगा, और तुम हमेशा मेरे हरेक एक्सपीरियंस के साथ रहोगी। और ऐसे समय सू सिर हिला के खुद की स्वीकृति दे रही है। वो कहती है कि ये मेरी गिफ्ट है तुम्हें प्यार करने की, और मैं अनकंडीशनली तुम्हें प्यार करती रहूंगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? और जिम कहता है यस, मुझे समझ में आ रहा है। ये सब जो उनका प्लानिंग चल रहा था, ये जो डिस्कशन चल रहा था, स्टेसी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं टीवी स्क्रीन में ये सब देख रही हूँ। उनका प्लानिंग जो डिस्कशन चल रहा है वो सब देख रही हूँ, जिसमें वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट के हिसाब से एक दूसरे के जीवन में एंटर हो रहे हैं। वो पूरा प्लानिंग उन्होंने एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए किया था। सू को भी उसमें से काफी सारा सीखना था, और जिम को भी काफी सारा सीखना था। तो वो क्या सीखना था, किस तरह से सीखना था, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। अभी के लिए ये सेशन मैं यहाँ पे ही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद सभी का। आत्मवंदन। थैंक यू शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे बताया है। और बहुत सारा रिस्पेक्ट है इस ऑथर के लिए भी, जिन्होंने ये किताब लिखी है। ऐसे ऐसे विषयों को उन्होंने, जो लोग झिझकते हैं बात करने के लिए या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरे को शेयर नहीं कर पाते, ऐसे विषयों को उन्होंने अनुभव उन्होंने इकट्ठा किया है, जो चैनलिंग के थ्रू, मीडियम बन के, तो और किताब के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। और हम तक पहुंचते हुए काफी लोग जो है इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो अभी भी अपने जीवन में किसी एक पहलू को लेकर उदास है कि ऐसा चुनाव मैंने क्यों किया, जो प्रश्न है। तो ऐसे स्वाध्याय के माध्यम से उनको और उनके लाइफ में वो क्लैरिटी आएगी। तो इसके लिए आपने ये जो टॉपिक चुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी। जी शिव प्रकाश जी, अभी बाकी मास्टर्स दिवाली के वजह से काफी लीव कर गए हैं जल्दी। हाँ, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि दिवाली है, लेकिन हमारे सेशंस भी लेना जरूरी था, इसलिए यस। हमने लिया हुआ है। सो इट्स ओके, वो लोग फिर यूट्यूब पे सुन सकेंगे, हम्म। क्योंकि हमारा यूट्यूब का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे जो चीजें हमारे से मिस हो गई है वो हम सुन सकते हैं। बिल्कुल। जी शिव प्रकाश जी, उमेश जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत ही, तो जैसे कि रामेश्वरी मैम ने भी बताया, सब चीज़ें थोड़े से लोग झिझकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मानते हैं, और
सामने खुलकर नहीं आते हैं बताने के लिए, और ये किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा इंसिडेंट। और इंसिडेंट नहीं है मैम, ये एक तरह का लेसन है जो हमें सीखना पड़ता है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ, क्लियर नहीं है। अभी ऑडिबल है मैम? जी जी, अब क्लियर। तो ऐसे लेसन्स लेने के लिए ही हम आते हैं मैम, और अगर हम समझ जाएं कि ये लेसन्स हमारे लिए हैं और हमें इससे सीखना है, तो डेफिनेटली वो पार कर ले जाएंगे। तो थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और सभी जो यूट्यूब से भी जुड़े हैं वो आशा करते हैं कि वो भी अच्छे से इसे समझेंगे। और कोटि कोटि धन्यवाद रॉबर्ट स्कॉट्स को, जिन्होंने ये बुक लिखा, और इनके माध्यम से ही योर सोल्स की जो स्वाध्याय चल रहा है, हर एक चैप्टर्स का अपना ही एक अनुभव है और अपना ही एक एक्सपीरियंस है। अगर उसको लाइफ जीवन में भी उतारा जाए, अपने लाइफ में अपने से भी कोरिलेट किया जाए, तो भी हम बहुत कुछ ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। और ऐसा मैंने भी फील किया है कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन कोरिलेट विद अस आल्सो, हमारी लाइफ से भी कोरिलेट होता है, और हम उसे अगर सही तरीके से लें तो हम डेफिनेटली इसको पार करके बाहर आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। जी उमेश जी। नमस्ते सभी को, ये बकरी की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, लेकिन शायद गे के बारे में नहीं, ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, शायद ये गलत बोल गए। हाँ, टॉपिक ट्रांसजेंडर्स के बारे में है। गेस ट्रांसजेंडर सभी लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को हम अलग नजरिए से देखते हैं। गे इटसेल्फ अलग चीज है, वो वॉलंटरी है, वो नेग्लेक्टेड नहीं है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स है ना, सोसाइटी में उनको नेग्लेक्ट किया हो जाता है बचपन से। हाँ, लेकिन ये जो चैप्टर है उन सभी लोगों के लिए है। अच्छा जैसे हमारी जो जिम है, वो एक गे है। अच्छा, हाँ, चलो तो भी है। हाँ, लेकिन अच्छा है। जी, बिल्कुल। अभी आगे और भी है, आगे और भी इसकी स्टोरी है, तो जी और जी। हमको साफ इसके बारे में भी पता चलेगा, और जितने लोग सुन रहे हैं वो भी औरों को भी शेयर कर सकते हैं जो यूट्यूब में बाद में सुनेंगे। तो किसी के दोस्त, किसी के भाई बहन, तो उनको भी एक जानकारी दे सकते हैं। जो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि दुख है कि ऐसे मैं क्यों पैदा हुआ, या मेरे जीवन में मैंने ऐसा क्यों चुनाव किया, तो उनके आंसर्स इस स्वाध्याय के माध्यम से उनको मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और जो इसको और लोगों तक शेयर करेंगे उन सबको मैं अभी से ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने समझा, इसीलिए आप औरों को भी बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। तो थैंक यू सभी यूट्यूब के जो भी साधक हमारे इस स्वाध्याय को सुनेंगे, उनको धन्यवाद। थैंक यू मैम, शिल्पा जी, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड करें मैम सेशन? यस यस मैम, श्योर।